A very good morning to 8th class. I am your maths teacher Ms. Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 13, direct and indirect proportions. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस होता क्या है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है बेटा दोनों चीजें एक दूसरे से, यहाँ पे देखो जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज टू चीजें होंगी, दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो सिचुएशंस या कोई भी चीजें होंगी, दो होंगी। बिकॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमेशा जो है हमारा क्या चलता है, कंपेरिजन चलता है। ठीक है, हमेशा कंपैरिजन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, आप अकेले तो किसी चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आपको जो है दो चीजें ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, तभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यूज कर पाएंगे। अब हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को समझते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों चीजों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जो साथ साथ चले। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक एक्स चीज है और एक वाई चीज है, अगर मेरा एक्स इंक्रीज होगा तो y भी साथ में इंक्रीज होगा, और अगर मेरा x डिक्रीज होगा तो y भी साथ में डिक्रीज होगा, यानी कि साथ साथ चलेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर से ही दोनों इंक्रीज होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं x मेरा 10 से इंक्रीज हो रहा है तो y भी 10 से होगा, जरूरी नहीं है। बस ये रिलेशन याद रखना है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, y कम हो रहा है तो x भी कम हो रहा है, तो दोनों के बीच में ये रिलेशन रहेगा। इसके टाइप का एक क्वेश्चन टाइप में समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया टाइम और डिस्टेंस का। मैंने बोला एक कार है जो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही थी, 20 में 2 किलोमीटर, 30 में 3, 40 में 4। अब अगर मैं इस टाइम को x ले लूं, डिस्टेंस को y ले लूं, तो आप देखोगे टाइम जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली साथ में डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ आया, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब अगर मैं रेशो निकालू इन दोनों का, तो हर चीज में आप रेशो निकालो, 10/1, 20/2 भी 10, 30/3 भी 10, 40/4 भी 10। यानी कि अगर हम इन दोनों का रेशो निकाले इन एवरी केस वो सेम आ रहा है। इसका मतलब चाहे मैं ये एक्स वाई लूं, चाहे ये एक्स वाई लूं, चाहे ये एक्स वाई लूं, चाहे ये एक्स वाई लूं, वो हमेशा के इक्वल आएगा। कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट होगी उसके इक्वल आएगा। जैसे कि यहाँ पे के क्या हुआ, 10, जब हमने इस चीज की बात की। तो आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए ये याद रखना है कि x अपॉन में y इक्वल्स टू के, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि कोई भी x y लो, चाहे ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, सबकी वैल्यू जो है एक कांस्टेंट टर्म आएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स टर्म आएगी ही आएगी। तो ये था आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब एक क्वेश्चन समझते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और आप कैसे पहचान पाओगे डायरेक्ट प्रपोर्शन को। तो देखो क्वेश्चन जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि एक क्लॉथ है, उसको बनाने में अगर 3 मीटर क्लॉथ अगर मैं बना रही हूँ तो मुझे 300 रुपए लग रहे हैं, तो मुझे बताओ 9 मीटर के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे। तो अब देखो पहली बात तो हमें ये देखना है ये डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का। अभी इनडायरेक्ट हमने किया नहीं है, बट लेट्स एज्यूम कि हमें कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट का। देखो अगर मैं 3 मीटर क्लॉथ ले रही हूँ और उसमें 300 रुपए लग रहे हैं, तो अगर इससे ज्यादा कपड़े लूंगी या इससे ज्यादा का कपड़ा लूंगी और उसको बनवाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है पैसे इंक्रीज ही होंगे। कोई ऐसा दुकानदार शॉपकीपर तो नहीं होगा जो मुझे फ्री में दे देगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक यूज करना है कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड वाली बात है कि हमारा प्राइस जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि अगर एक आपने कुर्ती बनवाई तो उसमें 500 रुपए लगे, तो 2 में बनवाने में 1000, 3 बनवाने में 1500, 4 बनाने में 2000, तो इस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि ये होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। और जब इसने 9 की बात करी है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बढ़ेगा ही। तो अगर मैं क्लॉथ को x ले लूं, रुपीस को y ले लूं, तो x मेरा इंक्रीज हो रहा है तो y भी मेरा इंक्रीज होगा। और इसका रिलेशन हमें क्या पता है, x अपॉन में y की वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब आप देखो इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को मैंने a ले लिया। ठीक है, लेट्स सपोज इसको a वैल्यू ले ली। अब x अपॉन में y यानी कि 3 अपॉन में 300, और ये x होगा 9 अपॉन में a, तो ये इक्वल होगा क्योंकि ये भी k के इक्वल आएगा, ये भी k के इक्वल आएगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रखा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके, यानी कि a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को एक साइड, बाकी सब एक साइड। ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाइड, ये यहाँ पे जो है ऊपर है तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो ए की वैल्यू हम सॉल्व करके आंसर हमारा आ जाएगा 900। तो यही था आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसी के तरीके से हम समझते हैं बेटा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को हम इनवर्स प्रपोर्शन भी कहते हैं। ये जो है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन से रिवर्स होता है। वहां पे क्या हो रहा था, दोनों वैल्यूज बढ़ रही थी तो बढ़ रही थी, घट रही थी तो दोनों घट रही थी। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे x और y अगर मैं लूं तो x अगर मेरा बढ़ेगा तो y डिक्रीज होगा, y बढ़ेगा तो x मेरा डिक्रीज होगा। अब इसको भी समझते हैं। देखो, जैसे कि मैंने ले लिया 20 बच्चों में मेरे पास 20 स्वीट्स है। वो स्वीट मुझे 20 बच्चों में अगर बांटनी है तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ स्वीट मेरी क्या रहेगी, 20 बच्चों में बांटनी है तो एक एक सबको दे दूंगी। ठीक है, लेकिन वही स्वीट अगर मेरे को 10 बच्चों में बांटनी है तो मैं क्या करूंगी, 2-2 दे दूंगी, हर एक बच्चे को 2-2 स्वीट्स दे दूंगी। वही स्वीट्स मुझे 5 बच्चों में बांटनी है तो 5 बच्चों में मैं कैसे बांटूंगी, सबको 4-4 दे दूंगी। वही स्वीट्स अगर मुझे 2 बच्चों में बांटनी है तो मैं क्या करूंगी, 10-10 दे दूंगी, एक को 10, सेकंड को 10। और वही स्वीट अगर मेरे को एक ही बच्चे को देनी है तो मैं एक ही को 20 की 20 दे दूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं चिल्ड्रन को x लूं और नंबर ऑफ स्वीट्स को y लूं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। और अगर यहाँ पे हमारा देखो, जो वहां पे जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो था x अपॉन में y की वैल्यू k, लेकिन यहाँ पे होता है x इंटू वाई इक्वल्स टू k। अब ये देखो कैसे आएगा, देखो x इसको लिया, y इसको लिया, इसको मल्टीप्लाई करो, 20 1 जा 20, 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, 2 10 जा 20, 1 20 जा 20। तो सब में क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर मैं कोई भी एक्स वाई इस केस में जो है ले लूंगी, चाहे 120 लो, 2 10 या 5 4 कोई भी, तो उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म होगी, जो कि होगा आपका k। और यहाँ पे वो k की वैल्यू है 20। तो इस इनडायरेक्ट वे में जो है आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है एक्स वाई इक्वल्स टू k। और आपको ये भी याद रखना है कि इसके क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानोगे इनडायरेक्ट वालों को। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। देखो, मैंने यहाँ पे फिर से अगेन एक कार ली कि कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर, स्पीड है उसकी 60 में वो 2 घंटे में पहुंच रही है अपने टाइम पे। तो 80 में वो कितने टाइम पे पहुंचेगी। अब देखो, पहले तो वैसे तो हमें पता है ये इनवर्स का है, लेकिन पहचानने के लिए हम कैसे देखेंगे। अगर आपके पास एक कार है, या आप कार छोड़ो, आप खुद ही एक वॉक करके आप 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हो तो आप 2 घंटे में पहुंच रहे हो। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो और तेज चलने लग गए तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम होगा। अगर मैं आपको बोलूं बेटा आप घर से स्कूल आ रहे हो, आप वॉक करते हुए आ रहे हो तो आपको 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँ आप भाग भाग के आओ तो आप क्या करोगे, 5 मिनट में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टाइम डिक्रीज होगा, यानी कि इनवर्स हो गया। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है x, तो y हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमें ये पता चल गया ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या रिलेशन होता है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं इन दोनों को, आएगा तो दोनों इक्वल एक दूसरे के। तो 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 80 इंटू इसको मान लिया मैंने a। अब a की वैल्यू हमें सॉल्व करनी आती है, a को एक साइड बाकी सबको एक साइड, और उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया तो 3/2 आ गया। डिवाइड करा, मल्टीपल फ्रैक्शन में गए तो 1 अपॉन में 2। याद है कि मुझे जो है अगर मेरी 80 स्पीड हो जाएगी तो घर पहुंचने मुझे 1.5 घंटा लगेगा। तो दिस इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसका एक एक क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आपके जो चैप्टर है बेटा उसमें एक्सरसाइज एक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और एक इनवर्स की है, लेकिन आपको जो है पेपर में तो ऐसा नहीं आएगा कि वहां पे बताया हो इनवर्स क्या है डायरेक्ट। तो आपको ये पहले जो है आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। सो अच्छे से चैप्टर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।